एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम यूवी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर एक सीसेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मैथ्स को कवर किया है एंड अभी हमने मैथ्स के काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियो क्लिप्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिकॉज अब एग्ज़ाम डेट आपका बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, है ना। अगर आपने अभी से नहीं पढ़ा, अगर आप एकदम ज़ीरो पे हैं और आपने अगर अभी से भी नहीं पढ़ा, तो फिर आप सीसेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लेना है कि आपके जीके जीएस वाला जो मेन पेपर 1 है, वो एवेल्यूट ही तब होगा जब आपका पेपर 2 क्वालिफाई होगा। भले ही पेपर 1 पहले होता है, पेपर 2 बाद में होता है ना। लेकिन अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पेपर 1 में कितने ही अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, वो चेक ही नहीं होंगे, वो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, सी सेट को अहमियत देनी है। एटलीस्ट पास तो हो जाओ। पास ही नहीं होगे तो क्या कर पाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे वीडियोस कर चुके हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स पर कमांड होनी ज़रूरी है। अगर आपको एवरेज, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, अगर आपको ये 3 चैप्टर अच्छे से बनते हैं, अगर आपकी इनमें कमांड है, तो ही आप इस चैप्टर को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब ये चैप्टर 3-4 चैप्टर का बंच है। अगर आपको इसको करना है, अब इसको क्यों करना है, क्योंकि ये चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है वो अपने साथ 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आता है। ठीक है। तो आपने अरिथमेटिक में वहाँ जो पढ़ा है, जो बेसिक मैथ्स में आप पढ़ते हैं, वो चीज़ आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक, 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे इकट्ठे एक क्वेश्चन से। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि इसमें कुछ टाइप्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको तरह तरह के देखने को मिलते हैं। एम क्वेश्चन वही होता है क्वेश्चन का कि या तो वो रेशियो के बारे में पूछ रहा है, या तो वो परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप। परसेंटेज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डीआई में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो जो चीज़ें डेफिनेट हैं, आपको उनको बेहतर तरीके से तैयार करके जानी है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपको मैं तरह तरह के चार्ट वाले तो कराऊंगी ही। इसके अलावा बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ कि स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस में फाउंडेशन सक्षम बैच नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। ठीक है। जिसमें जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 26 अगस्त को। ठीक, अभी टाइम है आप लोगों के पास, इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच में आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, वो भी लाइव बेसिस पे। नोट्स मिलेंगे, क्रक्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एवरीथिंग जो भी नीडी है एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए, वो सारा प्लेटफॉर्म आपको, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 14,999 रुपीज़ में। ठीक है। 14,999 में अगर आप डिस्काउंट कोड आयुषी लाइव यूज़ करेंगे तो ही आपको 14,999 में ये कोर्स आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। याद रखिएगा, डेट 26 अगस्त है। आप जिस भी स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ उस स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को मुझसे कनेक्ट होना है रिगार्डिंग बैचेस या रिगार्डिंग स्टडी वीडियोस वगैरह, तो आप मुझसे इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम, दैट इज़ सीसेट बाय आयुषी मैम। ये आप जो देख पा रहे हैं टेलीग्राम चैनल है, इसमें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके वीडियो की लिंक, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। ठीक है। चलो, अब बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीआई में, इससे पहले भी मैं डीआई पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। कंप्लीट मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। डीआई में बेसिकली आपको पाई चार्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में टेबल चार्ट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, और लाइन ग्राफ के क्वेश्चन भी समटाइम्स देखने को मिल जाते हैं। ओके। अब जो डेटा है आपका, एक्चुअली ये जो डेटा है ना, ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट इन तरीकों से होता है। ठीक, इतने तरीके से डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपको
कोई भी चार्ट गिवन हो, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पहले आप उसका जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जनरली बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं, सीधे वो क्या करते हैं, ये चार्ट बनाए, ये क्वेश्चन है, उस पे आ गए, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर क्वेश्चन वाली चीज़ों को चार्ट में ढूंढने बैठ गए। ये नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप किसी भी डीआई को सॉल्व करने का कि चार्ट एक तरफ आपको गिवन है, इधर और ये फॉर्म मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब चार्ट देख लो, उसके बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ लो कि इंस्ट्रक्शन उस चार्ट के बारे में कह क्या रहे हैं, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो तब आपका जो कोऑर्डिनेशन वो आपका बैठ पाएगा कि क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, चार्ट क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। सपोज यहाँ पर एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चार्ट के अंदर जो डेटा है वो आपका परसेंटेज के फॉर्म में है, राइट। अब पाई चार्ट में डेटा या तो परसेंटेज के फॉर्म में गिवन होगा या तो डिग्रीज के फॉर्म में गिवन होगा, आपको ये ध्यान देकर चलना है, ठीक है। जब डिग्रीज के फॉर्म में गिवन होगा तो ऑल ओवर एंगल आप 360 डिग्री कंसीडर करके चलोगे, राइट। उसके बाद अगर परसेंटेज में होगा तो ऑल ओवर आप 100% के बेसिस पे इसकी बात करोगे, ठीक है। इसके अलावा चीज़ें सीधी सीधी दी जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ना बन पाए। क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिएगा। देखिए, तो ये हो गया आपका पाई चार्ट जिसमें PQRS के बारे में कोई डेटा है जो कि परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो ये है Q 35%, P 30%, S 15% और R 20%, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे 4 तत्वों का उत्पादन यानी कि 1000 टन में यूनिट है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये तो बेसिक लाइन है, ठीक, ये ना भी पढ़ो तो चलेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ से आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन शुरू होता है कि जो दिया गया पाई चार्ट है, ठीक है, ये जो गिवन पाई चार्ट है ये क्या शो कर रहा है आपको, शोज द नंबर ऑफ ट्राउजर्स परचेस्ड ऑफ 4 ब्रांड्स, ठीक है। PQRS मतलब ये जो पाई चार्ट है ये 4 ब्रांड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो भी किसकी, ट्राउजर्स की, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि ट्राउजर्स की जो कुल संख्या है ना वो 120 है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। समटाइम्स टोटल संख्या गिवन होती है, समटाइम्स गिवन नहीं होती। तो जब गिवन होती है तब कैसे करना है ये भी बताऊंगी, जब गिवन नहीं होगी तब कैसे मैनिपुलेट करना है आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा कि ब्रांड Q और ब्रांड R के खरीदे गए ट्राउजर्स की जो कुल संख्या है उसमें से 1/3 ट्राउजर स्लिम फिट थे। ये आपको कंडीशन बताई गई है कि भाई आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स ऑफ ब्रांड Q एंड ब्रांड R परचेज्ड 1/3 ऑफ द ट्राउजर वर स्लिम फिट, उसमें से 1/3 स्लिम फिट थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है सॉरी व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ स्लिम फिट ट्राउजर्स ऑफ ब्रांड Q एंड ब्रांड R परचेज्ड। तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्लिम फिट ट्राउजर्स कितने थे। डेटा क्या बता रहा है पाई चार्ट, PQRS जो है वो 4 ब्रांड को डिनोट कर रहा है ट्राउजर्स की, ठीक है। अब इसमें P जो है, P कहाँ पर है, P है ये 30%। और किसकी बात की गई है, ब्रांड सॉरी P की नहीं, ब्रांड Q और ब्रांड R। ब्रांड Q कहाँ है, ये है Q और ये है ब्रांड R, ओके। तो अगर आप देखेंगे कि ब्रांड Q, जो ब्रांड Q है आपका, ब्रांड Q का डेटा कितना है और ब्रांड R का डेटा कितना है, तो चेक कर लीजिए। ब्रांड Q इज 20% एंड ब्रांड Q इज 35%, ब्रांड Q इज 35% एंड ब्रांड R इज 20%। Q है 35 और R है 20%, ठीक है। तो इनको अगर आप टोटल करोगे तो ये कितने हो गए भाई, 55%। और ये 55% क्या हो गए, ये 55% आपके ट्राउजर्स हो गए, ओके, 100% में से। अब देखिए 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 120। मतलब ये कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल ट्राउजर्स की संख्या 120 है, तो 120 का 55% तो ये हो गए जो Q और R के ट्राउजर्स हैं। अब Q और R के ट्राउजर का 1/3 जो है वो स्लिम फिट ट्राउजर्स हैं। तो आपसे यही तो पूछा है कि Q और R के स्लिम फिट ट्राउजर्स की संख्या कितनी है। तो आपको सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है
ये जो डेटा है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये है Q, ये है R और ये उनकी वैल्यूज़ गिवन है। अब ये चीज़ आपको नहीं करनी है वहाँ पे, ये मैं समझा रही हूँ, इस वजह से ये ऊपर वाली लाइन लिखी है। आपको किससे मतलब है? आपको सिर्फ इस सॉल्यूशन से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन आपने देखा इतना बड़ा सा लिखा है पैराग्राफ जैसा, सॉल्यूशन उसका इतना है, ठीक। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस, राइट। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा आंसर, वो भी कितना, स्लिम फिट ट्राउजर्स की संख्या वाला। तो 5 2s are 10 और ये 1 टाइम में कट गया, ठीक है। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो व्हाट विल यू गेट, 11 2s are 22। तो ये 22 क्या है, ये 22 ही वो है जो Q और R ब्रांड के स्लिम फिट ट्राउजर्स की संख्या है, और यही आपसे फाइंड आउट करने को बोला था। तो 22 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होगा भाई वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को पता होगा। ओके, अब इसका सम ऑफ एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक। इससे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और अभी वापस से रिपीट कर रही हूँ कि सम ऑफ एंगल जब भी पाई चार्ट की बात होगी तो वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, परसेंटेज 100% और क्या होता है, डिग्रीज 360 डिग्री, ठीक। इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है पाई चार्ट में जो कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स को शो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स मतलब दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटों की संख्या को बता रहा है। मतलब अब ये आप यहाँ पे देख लो कि 360 डिग्री डिग्रीज की बात करेगा, परसेंटेज 100% की बात करेगा। अब यहाँ पे जो पाई चार्ट है वो घंटे को बता रहा है, तो ऑल ओवर टोटल आवर्स आप कितने लोगे, 24 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया आपसे कि देयर आर टोटल 24 आवर्स इन अ डे। अगर वो ये नहीं भी लिखे तो भी वहाँ पे एक दिन अगर उसने लिख दिया तो भी आप 24 आवर्स मान के चलोगे। अब ये नहीं कि हर चीज़ आपको पक्की पकाई वहाँ पेपर में मिल जाए, कुछ चीज़ें हिडन तौर पे होंगी जो कि आपको अंडरस्टूड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, लाइक अगर स्लीप लिखा है तो स्लीप के ये 8 घंटे हैं, स्पोर्ट्स लिखा है तो स्पोर्ट्स के ये 3 घंटे हैं, अदर लिखा है तो अदर के ये 2 घंटे हैं, स्कूल के ये 2 घंटे हैं और ये होमवर्क के 4 घंटे हैं। तो ये एक एक्टिविटी दी गई है आपको पर डे की, ठीक, टाइमिंग वाली। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ऑफ द डे इज स्पेंट इन स्कूल एंड अदर एक्टिविटीज़। मतलब ये कि कितने घंटे आपके स्कूल में, ठीक है, कितने घंटे आपके स्कूल में और अदर एक्टिविटीज़ में जाते हैं। तो ये हो गया स्कूल, ये हो गया अदर एक्टिविटी। तो कितने घंटे जा रहे हैं, 7 घंटे स्कूल में, 2 घंटे अदर एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो कितने घंटे हो गए, 9 घंटे, ठीक है। तो 24 घंटे में से 9 घंटे आपके स्कूल और अदर एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। तो दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अदर एक्टिविटी में जा रहा है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो 3 3s are 9, 3 8s are 24। मतलब 3/8 आवर्स जो हैं वो आपके टोटल 24 घंटे में से कितना, इतना हिस्सा जो है वो किस में जा रहा है, आपका स्कूल एंड अदर एक्टिविटी में। बस इतना ही सॉल्व करना है। तो अगर आपकी कमांड इन सब में है कि किसका कितना हिस्सा निकालना है, अगर आपने रेशियो अच्छे से पढ़ा है, परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है, तो लेट मी टेल यू DI आपको बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो बस इतना ही करना था इसमें। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि स्लीपिंग का आपको सेंट्रल एंगल निकालना है कि कितना होगा। अब अगर पाई चार्ट का क्वेश्चन आए और एंगल ना निकालने को पूछा जाए, ऐसा बहुत रेयरली होता है, जनरली वो हमेशा सेंट्रल एंगल वगैरह निकालने को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्लीप का जो डेटा है वो कितना है, 8 घंटे, ठीक। अब ये टाइमिंग तो हमको 8 घंटे में दी गई है, हमें एंगल निकालना है तो एंगल तो डिग्री में आएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल टाइमिंग आपकी 24 घंटे है, तो 24 घंटे टोटल डिग्री में 360 डिग्री के सम ऑफ एंगल के बराबर होंगे। तो यहाँ से 1 आवर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 घंटे। तो आपको किसका निकालना है, स्लीपिंग का निकालना है सेंट्रल एंगल। तो स्लीपिंग का डेटा कितना है, 8 घंटे।
तो दिस विल बी 360 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 2 और 0। मतलब ये कि जो 120 डिग्री है यानी कि ऑप्शन नंबर बी वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है। समझ आ रही बात कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ओके, डेटा दिया गया था आवर्स में और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया किसमें, डिग्रीज में। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर बार आपको डिग्री पूछे और डिग्री में ही पाई चार्ट गिवन हो। दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तब का केस यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर क्वेश्चन फॉर यू। देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंस। ठीक, कितने सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो? तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सेगमेंट है पाई चार्ट के। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, मतलब हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स होंगे और उनकी टोटल संख्या 120 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है सभी विषयों में छात्रों की संख्या भी समान है, ये बोल रहा है। मतलब सारे सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो भी इक्वल हैं और उन सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 120। समझ आ रहा है बात, क्या क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट किया गया है। हमें ये नहीं पता कि कितने कितने संख्या को जोड़ने पे 120 आ रहा है। ये आप अपने मन से प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते वहाँ बैठ के कि यार 30 होगा शायद या फिर 40 होगा, कोई 30, ये नहीं कर सकते। एक तो कंडीशन है कि इक्वल है हर सब्जेक्ट में और हर सब्जेक्ट में इक्वल है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है। ठीक है, कैसे करोगे? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी लैंग्वेजेस, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो लैंग्वेज को पढ़ते हैं, मतलब भाषा का अध्ययन कितने लोग कर रहे हैं। अब इस पाई चार्ट में ज़रा देख लो कि लैंग्वेज कितनी है। ठीक है, अब ये मत भूलना कि मैम लैंग्वेज कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। होप सो कि आपको लैंग्वेज पता होगी कितनी होंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ये दो यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, तो टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं भाई? तो टोटल सब्जेक्ट आपके 5 हैं। ठीक, और हर सब्जेक्ट में ईच एंड एवरी हर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट में जितने स्टूडेंट हैं उतने स्टूडेंट बाकी के अदर सब्जेक्ट्स में भी हैं। तो हमने मान लिया कि टोटल एक सब्जेक्ट में x स्टूडेंट हैं। ठीक, एक सब्जेक्ट में अगर x स्टूडेंट है तो 5 सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। आप ये सपोज करके चल सकते हो। और वो बोल रहा है कि टोटल तो 120 स्टूडेंट है, तो 5x की वैल्यू बराबर हो गई 120 के। ऑब्वियस सी बात है। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे, x इक्वल्स टू हो गया 24। मतलब एक सब्जेक्ट में 24 स्टूडेंट्स हैं, यू कैन से दैट। ओके, आपसे क्या पूछा है, लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने हैं? तो लैंग्वेज पढ़ने वाले 2 सेगमेंट हैं, हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज के लिए आप क्या कर दोगे, 24 में 2 से इंटू कर दोगे। तो यही हो गया आपका कि टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं जो कि लैंग्वेज पढ़ते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, पहली कंडीशन आपको ये दे दी गई कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, दूसरी कंडीशन दे दी गई कि हर स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है हर सब्जेक्ट में वो इक्वल है। उस बेसिस पे हमने सपोज करके किया। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है, दीज लाइन्स कैन बी स्किप बाय योरसेल्फ जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। यहाँ पर मैं पढ़ाने के अलावा आपको ये भी गाइड कर रही हूँ कि आप इस बोर्ड वर्क में से कौन सी लाइन स्किप कर सकते हो, कौन सी नहीं। ठीक है, क्या नीडी है, आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है। और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दीज स्टेप्स देन इनिशियली आप इनको लेकर चलें सॉल्व करते वक्त, फिर उसके बाद जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वो चीज़ें दिमाग में धीरे धीरे सेट होने लगेंगी कि हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये चीज़ मैं अपने माइंड में पिक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन हाथ से कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको गो थ्रू करना है। चलो, तो राइट आंसर इज 48।
आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा कि हमें कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पाई चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम पाई चार्ट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो तो अब एक और पाई चार्ट आप सभी के सामने है, जो कि क्या बता रहा है, तो ये बता रहे भाई न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, कि द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ items published under different sections in a newspaper in the last month. To study the pie chart and answer the following question. To study the pie chart and answer the following question, you can skip that line क्योंकि ये understood है कि question आपके लिए है, लेकिन ये जो lines है ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, कि question ये बोल रहा है कि पिछले महीने एक समाचार पत्र में विभिन्न हिस्सों के अंतर्गत प्रकाशित जो समाचार सामग्रियां हैं उनका परसेंटेज वाइज आपको डेटा गिवन है। लाइक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज लोकल न्यूज़ विच इज़ 46%, स्पोर्ट्स 8%, एंटरटेनमेंट 6%, एडवर्टीजमेंट 12%, इंटरनेशनल न्यूज़ 5% एंड नेशनल न्यूज़ इज़ 23%। ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में पाई चार्ट के फॉर्म में गिवन है कि किसी पिछले महीने की इतने तरीके की न्यूज़ का डेटा गिवन है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, राइट। अब आपको क्या बोला क्वेश्चन ने, क्वेश्चन इज कि यदि उस महीने कुल 4800 सामग्रियां प्रकाशित की गई थी, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, अगर 4800 थे तो हाउ मेनी ऑफ देम वर एडवर्टीजमेंट्स, तो उसमें से कितने एडवर्टीजमेंट वाले आर्टिकल थे। तो गो टू द पाई चार्ट एंड चेक द वैल्यू कि किस फॉर्म में दी गई है। तो आप अगर ये देखोगे तो पाई चार्ट जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जो वैल्यू है वो परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब परसेंटेज में गिवन है लेकिन ये हमें टोटल वैल्यू दे दी गई है कितनी, 4800। तो 4800 का एडवर्टीजमेंट डेटा है 12%, तो 4800 का 12% आप निकाल लो। ठीक, तो ये आ गया आपका कितना, 48 इंटू 12। अब यहाँ पर आकर ये मत करना कि पूरा इंटू करने बैठ गए। ठीक, आपको क्या करना है, आधा इंटू करना है यूनिट डिजिट से, जो आएगा ऑप्शन में चेक करना है, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन इतना ही है, इसके आगे मुझे और कोई तीर नहीं मारना है यहाँ पे, है ना। तो आधा इंटू किया यूनिट डिजिट से, आगे जाके ऑप्शन में चेक किया। समटाइम्स ऑप्शन के यूनिट डिजिट कैन बी सिमिलर टू अनदर ऑप्शन, ठीक है, लेकिन अगर सिमिलर है तो आगे और इंटू करना है, नहीं है तो मतलब वही आंसर है जो इंडिविजुअल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12 व 8 से जब आप करोगे तो 96 आएगा, तो 96 का यूनिट डिजिट है 6। ठीक, तो 6 लिखा मतलब 96 का 6 लिखेंगे, 9 कैरी जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 6 कहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, तो राइट आंसर 576। पूरा मत करना, तो इस पोर्शन पे आके टाइम को कैसे सेव करना है ये भी आपको जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये नहीं कि बस वीडियो देखे जा रहे हैं, सॉल्यूशन कितना है, आंसर कितना है, इसको बस नहीं करना है। ठीक, समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 576 नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि एडवर्टीजमेंट वाले थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसी पाई चार्ट का एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो ऑफ पब्लिश्ड एडवर्टीजमेंट्स एंड स्पोर्ट मटेरियल्स, मतलब अब आपको यहाँ पे अनुपात निकालना है। आ गया क्वेश्चन रेशियो का, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ के आओगे तो ये चैप्टर आपसे बनेगा। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। देखो तो आपसे क्या बोला है, एडवर्टीजमेंट और स्पोर्ट्स का, कहाँ गया, एडवर्टीजमेंट और स्पोर्ट्स का रेशियो निकालना है। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ है, यहाँ है, स्पोर्ट्स कहाँ है, यहाँ है, तो इसका आपको क्या निकालना है, रेशियो। तो पहले जो लिखा है पहले आप उसको लिखोगे। बहुत सारे बच्चे रेशियो में उल्टा करते हैं, ये वो मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैम हमसे सॉल्व करते तो बन जाता है, कैसे रिड्यूस करना है, लेकिन ऑप्शन जो रहते हैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इधर उधर करके ऑप्शन देता है, और ये जानते हुए भी हम गड़बड़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि पहले किसका नाम लिखा है, पहले नाम लिखा है एडवर्टीजमेंट का, तो आप लिखोगे एडवर्टीजमेंट
12%, ठीक है। और स्पोर्ट्स कितना है 8%। तो आपको इनका रेशियो निकाल लेना है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो 3:2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट परसेंट से परसेंट काट के, एक तो ये तरीका, डायरेक्ट नहीं कर रहे हो तो एक और तरीका है जिसके लिए आपकी थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाएगी, और इट कैन बी सॉल्व एज, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ वो कितने हैं, न्यूज़ की आर्टिकल्स कितने हैं, 4800, ठीक है। तो 4800 का 12% रेशियो 4800 का 8%, तो भी तो बात वही हो रही है। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जो आपको इजी लगे वैसे चले जाओ। 4800 से 4800 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, आ तो वही रहा है ना, 12/8, ठीक। और यही क्या है, यही तो ये है, ठीक है। इसको इसी तरीके से लिख दिया। तो आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आपके पास दो तरीके हैं करने के। आपका जैसे दिमाग चल जाए पेपर में आप वैसे कर लेना, मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक। तो राइट आंसर इज 3:2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ डेटा है यहाँ पर किस चीज़ का, तो डिपार्टमेंट है भाई, अमाउंट स्पेंट बाय ईच डिपार्टमेंट ऑन देयर एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन का किसी डिपार्टमेंट वाइज आपको डिग्रीज में डेटा गिवन है। लाइक अकाउंट्स को अगर आप देखोगे तो वो है 80 डिग्री, ठीक। ये अकाउंट्स का सेगमेंट है 80 डिग्री। दिस इज एडमिन 100 डिग्री, L&D 40 डिग्री, ऑपरेशंस 50 डिग्री एंड HR 90 डिग्री। ये आपको डिग्रीज के फॉर्म में डेटा गिवन है। एंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि L&D द्वारा किया गया व्यय 6400 है, मतलब इफ द एक्सपेंडिचर बाय L&D इज 6400, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंट एडमिन एंड HR। मतलब एडमिन और HR का कितना अमाउंट स्पेंड हुआ आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए हमें यहाँ पे टोटल राशि या टोटल अमाउंट तो गिवन है नहीं, तो ये आ गया वो वाला क्वेश्चन जब टोटल अमाउंट आपका गिवन नहीं है, राइट। जब टोटल गिवन है तो बहुत इजी होता है डिग्रीज को अमाउंट में कन्वर्ट करना या परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। लेकिन टोटल अमाउंट गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे सपोज कर लोगे कि वो x है, ठीक, नहीं है तो मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका x टोटल अमाउंट। अब ये जो x है ना, इसका L&D का डेटा आपको गिवन है, चार्ट में 40 डिग्री, अमाउंट में 64, कहाँ गया 6400, ये गिवन है, ठीक है। तो 360 डिग्री में से 40 डिग्री आपका L&D का डेटा है, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू 6400, क्योंकि उसकी वैल्यू अमाउंट में 6400 के बराबर है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, और ये यहाँ पे जब आप इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट x की वैल्यू विल गेट, ओके। तो 9 और ये 2 0, ठीक है, ये कितना हो गया 36 का 6 कैरी आया 3, और ये हो गया 54 और 3 हो गया 57, मतलब 576,000 ये हो गई आपकी टोटल अमाउंट, ठीक है, ऑल ओवर डिपार्टमेंट की। अब आपको क्वेश्चन करना इजी होगा। अब इसमें आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते आपकी मैम ये तो एक स्टेप ये यहाँ पे बढ़ गई, ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं दे आर डिफर, जो क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा इतना तो वो तो आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड भाई कि हर क्वेश्चन एक सा नहीं होता कि देख के सॉल्व हो जाए। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि लोगों को ये लगता है कि हर क्वेश्चन ऐसा ना 4 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में सॉल्व हो जाए, ये नहीं होगा। आपको पहली चीज़ तो ये कि कितना ही स्पीड आप मेंटेन कर लो, कुछ क्वेश्चन आपका टाइम लेंगे, वो अलग होते हैं, और वो क्वेश्चन पेपर में दिए ही इसलिए जाते हैं कि बच्चे या तो उसको स्किप करेंगे या तो उसको गलत करेंगे, ठीक, या तो उसको सही करेंगे। तो सही करने वाले जो इस बात को, जो मेरी कही हुई बात को समझ पा रहे होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो, कैटेगराइज कर पा रहे हैं तो, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका x की वैल्यू। अब आपसे क्या बोला है
फाइंड द अमाउंट ऑफ एडमिन एंड एचआर। तो टोटल का एडमिन और एचआर की वैल्यू देख लो, यहाँ से यहाँ तक देखो तो 100 और 90 डिग्री मिलाकर कितना हो गया भाई, 190 डिग्री। मतलब आप 190 डिग्री वाला पोर्शन निकाल लो। तो 57600 का 190 डिग्री कितने में से, 360 डिग्री में से। ठीक है, ये हो गया। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस देन यू विल गेट कितना, इसको आप 2 के टेबल से डिडक्ट कर लो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और बचा 1, 2 8 जा और फिर ये 00। ठीक है, और ये कट जाएगा। तो जब आप इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे ना, देन यू विल गेट 0 0 लास्ट में। इसको जब इससे कैलकुलेट करोगे 4, मतलब लास्ट में 400 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, मतलब 30,400 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करने में, 18 से आप इसको डिडक्ट कर देना और 19 का इंटू कर लेना। ठीक है, तो फाइनल आंसर बता दिया मैंने, 30,400 आएगा। यू कैन चेक। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब कुछ क्वेश्चन आपके टेबुलर फॉर्म में देखने को मिलेंगे डीआई में। तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ ग्रुप के नेम्स दिए गए हैं, लाइक सी, बी, एम, एस और आर। ये क्या है, ग्रुप के नेम है, जिस पे नंबर ऑफ मेल्स का डेटा है और नंबर ऑफ फीमेल्स का डेटा ऑल्सो गिवन। ठीक, नंबर ऑफ फीमेल्स का डेटा ये दिया गया है आपको। ठीक है, अब ग्रुप सी में 950 मेल है, 414 फीमेल है। इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए कि द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल्स एंड द फीमेल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग मेल्स और फीमेल्स की संख्या दी गई है। Which of the given groups has the highest ratio of females to the males? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है, इनमें से मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स रेशियो, हाईएस्ट रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल्स। अब यहाँ पे आपको वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है कि पहले लिखा है फीमेल्स, फिर लिखा है मेल्स, लेकिन जब आप टेबल पे जाओगे तो पहले लिखा है मेल्स और फिर लिखा है फीमेल्स। तो उल्टा पुल्टा मत कर देना कि आपने मान लो 950 रेशो 414 ले लिया, ये मेल टू फीमेल हो जाएगा। क्वेश्चन इज फीमेल टू मेल कितना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, जैसे आपको ग्रुप सी के लिए निकालना है। ठीक है, तो ग्रुप सी के लिए आप देखोगे फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, 414, नंबर ऑफ मेल कितने हैं 950। आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ग्रुप बी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, 414 है फीमेल और मेल कितने हैं 650। आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसका आपका रेशियो आएगा। फिर ग्रुप एस में अगर आप जाएंगे तो एस इज 408 आपके कौन है, फीमेल। ठीक है, 408 आपके फीमेल हैं और मेल कितने हैं 720। तो इस तरीके से आपके ग्रुप एस का डेटा आएगा और इसी तरीके से आपका ग्रुप आर का डेटा आप निकालोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे कि इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें हाईएस्ट रेशियो है फ्रॉम फीमेल, हाईएस्ट रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल। ठीक, तो ये आप लोग करेंगे। ठीक, अपना थोड़े हाथों को कष्ट दीजिए, सॉल्व कीजिए, रेशियो बनाइए, देखिए किसका सबसे ज़्यादा डेटा आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। करने का तरीका मैंने बता दिया कि सिर्फ रेशियो ही निकालना है, रिड्यूस करना है, रेशियो बना कर भी दे दिया, रिड्यूस आप कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरी टेबल है आप लोगों के लिए जिसमें एक साइड आपको ईयर यानी कि वर्ष की जानकारी है, कहाँ से कहाँ तक, 2001, 2002, 2003, 4 और 5। 2001 से लेके 2005 तक का डेटा गिवन है। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है गोल्ड, ये है सिल्वर, ये है कॉपर और ये है आयरन। तो इस तरीके से सारा डेटा आपको गिवन है ईयरली, ईयर वाइज। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है कि किसकी उत्पादन दर सबसे ज़्यादा है। तो उत्पादन दर का सबसे ज़्यादा होना मतलब क्या है कि आपको ये चेक करना कि भाई प्रीवियसली वो
प्रीवियस डेटा से आगे जाके वो कितने में चेंज हुआ है रेट। ठीक है, तो देखो ये सारा प्रोडक्शन है गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, आयरन का ईयर वाइज। तो आप ये देखोगे कि 2001 से 2005 तक, तो ऑप्शन देख लो किस किस के बारे में चेक करना है। 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में आप चेक करेंगे। अगर आप आयरन को पिक करेंगे तो आयरन में आज में देखेंगे कितना 2005 में कितना था, तो 2005 में था 69 और 2001 में कितना था, तो 2001 में था 27। तो सिंपली आयरन का निकालने के लिए 69 में से आप 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंपेयर जिससे कर रहे हैं आप उसको हर में रखेंगे यानी कि डिनोमिनेटर में इनटू 100। ठीक, तो ये हो गई आपकी उत्पादन वृद्धि दर, यहाँ पे आएगा। ओके, फिर आप निकालेंगे सिल्वर के लिए। तो सिल्वर का 2005 में कितना था, तो सिल्वर था 103 और 2001 में था 87। ठीक है, तो इसको भी आप करेंगे 103 में से आप 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 87 से इनटू 100। ये आपको भाई करना पड़ेगा पेपर में। अगर आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालना है, 4 ऑप्शन दे दिए गए तो चारों को आपको चेक करके चलना पड़ेगा। अगर आपकी संख्याएं छोटी हैं तो आप थोड़ा बहुत कम भी पेन कॉपी चलाएं तो बन जाएगा, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हैं और अजीबोगरीब दी गई हैं तो आपको वहाँ पे उसमें डेसिमल में आ जाएगा क्योंकि आंसर, तो इस तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉपर की बात करोगे तो कॉपर का क्या डेटा है, तो कॉपर में अगर आप देखेंगे तो ये है 2005 में 54 और 2001 में 12। ओके, तो 54 में से 12 घटाओगे, 12 से डिवाइड करोगे, इनटू करोगे 100, तो यहाँ पे कॉपर का डेटा आ जाएगा। देन लास्ट है आपका गोल्ड। गोल्ड को आप चेक करेंगे तो गोल्ड में 2005 में कितना था, तो गोल्ड में था 2005 में 85। तो 85 में से 2001 में कितना है 24, डिवाइड करोगे 24 से इनटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हर तत्व का क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे परसेंटेज में डेटा, किसके फॉर्म में, यहाँ पे पूछा है उत्पादन वृद्धि दर, मतलब जो इनकी प्रोडक्शन इंक्रीमेंट रेट है वो किस उसमें आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड किस में सबसे ज़्यादा हुई है, हाईएस्ट इंक्रीमेंट पूछा है। ठीक, तो अब ये 4 ये आप सॉल्व करोगे, जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो और उसके बाद भी इस चीज़ को स्किप कर रहे हो तो आप ना अपने मतलब खुद ही अपना भाग्य लिख रहे हो। ठीक, अगर आपने अभी भी ये चीज़ नहीं किया तो फिर आपको तो टाइम लगेगा CSET निकालने में। ठीक है, दूसरे एग्ज़ाम तो दूर की बात है। चलो अगला देखिए, तो ये क्वेश्चन आप करना, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और टेबल चार्ट से क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखे हैं ईयर, यहाँ पे है प्राइमरी, मिडिल, हायर और टोटल। मतलब ये कुछ लेवल्स आपको दिए गए हैं, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्तर, मिडिल यानी कि मध्य स्तर या माध्यमिक स्तर, हायर यानी कि उच्चतर स्तर। ये डेटा आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सारणी में दी गई जानकारी के आधार पर रोजगार की दर के संबंध में, मतलब एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन भी DI में देखने को मिलते हैं, जिसमें लिटिल बिट कैलकुलेशन आपको करनी होती है। ठीक, तो या तो ग्राफ देख के समझ में आता है या तो आपको उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ईयर आपको गिवन है 1995, 2000, 2005 और 2010। ठीक है, और ये इनके लेवल्स का डेटा है। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1995, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ जो बच्चे जनरली गलती करते हैं तो वो है, यहाँ पे लिखा है कौन सा कथन सही है, मतलब विच वन ऑफ द करेक्ट। तो आप प्रैक्टिस गए विच वन ऑफ द करेक्ट, और क्वेश्चन में आ गया विच इज़ नॉट करेक्ट। तो ना बहुत सारे स्टूडेंट नॉट कीवर्ड को देखते ही नहीं है कि भाई उसने ना के रिस्पेक्ट में पूछा है आपसे, हाँ के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देके चलनी है कि कौन सा सही है
या कौन सा सही नहीं है, क्या लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा है विच वन इज करेक्ट, है ना। तो 1995 और 2000 के बीच में माध्यमिक यानी कि मिडिल लेवल पर रोजगार दर में 50% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप जाओगे भाई माध्यमिक यानी कि मिडिल स्तर पे, ये है मिडिल लेवल, इसमें आपको ईयर देखना है 1995 और साल 2000। तो ये आपने देखा, तो आपने क्या पाया कि यहाँ पर है 12 और 18। तो क्वेश्चन इज आपको ये बताने क्या इसमें जो एम्प्लॉयमेंट रेट है क्या उसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगेन आई एम रिपीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। 18 में से आप 12 घटाओगे, 12 से आप डिवाइड करोगे इनटू 100, ये आप करेंगे। अब आपको ये चेक करना है कि ये 50% आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसने बोला है 50% हुई है, ठीक है। तो अगर हुई है तो वही आपका आंसर है, क्योंकि करेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछा है। आगे आप नहीं चेक करोगे, आगे आप तब चेक करोगे जब आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा मोर देन वन करेक्ट, ठीक है। अगर लिखा है मोर देन वन करेक्ट या फिर ए और बी करेक्ट, बी और सी करेक्ट, अगर आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं तो फिर आपको पहले ऑप्शन के अलावा, अगर पहले ऑप्शन, चलो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ कि याद तो रहा है कि नहीं, पहले ये देख लो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, आप इसको क्या लिख सकते हो, ये 6/12 इंटू 100, तो ये हो गया आराम से 50%। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट हमारा डायरेक्ट सही हो रहा है, और क्वेश्चन ने पूछा भी है कि विच वन ऑफ द करेक्ट, तो पहला सही हो रहा है। मतलब हम बी, सी और डी को नहीं चेक करेंगे कि उनका सही आ रहा है कि नहीं। कब तक नहीं करेंगे, जब तक हमको अगला कोई ऑप्शन ऐसा ना मिले कि मोर देन वन करेक्ट, मोर देन टू करेक्ट या नन ऑफ द करेक्ट, ठीक। तो ये तीनों ऑप्शन काफ़ी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उनको बन रहा है ना तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा आगे के तो फिर वो वहीं अटक जाएंगे कि इसको अटेम्प्ट करें कि नहीं करें, है ना। तो आपको ये देखना है, जैसे यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मोर देन वन करेक्ट, तो पहला ही करेक्ट पूछा और वो करेक्ट निकल रहा है, तो हम बी सी डी को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मोर देन वन होता तो हम आगे चेक करते। क्लियर? इस तरीके से आपको अप्रोच फॉलो करनी है कि किसी भी ऑप्शन को हमको कहाँ तक सॉल्व करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि बार ग्राफ से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ब्लू और एक ग्रीन। तो जो ब्लू कलर है वो 2017 को बता रहा है, और जो ग्रीन कलर है यहाँ पे वो 2018 को बता रहा है। बट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन इज कि 2017-18 में 5 अलग अलग दुकान ABCD और E जो है वो साइकिल की बिक्री को बता रहे हैं, जो कि 1000 में है। मतलब ये A, ये B, ये C, ये D और ये E, ये 5 अलग अलग शॉप हैं जो कि साइकिल को बेच रहे हैं, ठीक है, अपने अलग अलग सालों में। तो ब्लू कलर 2017, ग्रीन कलर 2018, ठीक। तो ये बता दिया बार ग्राफ क्या है और इसका इंस्ट्रक्शन क्या है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों वर्षों के दौरान दुकान सी की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के दौरान दुकान ई की कुल बिक्री का अनुपात कितना है। दोनों वर्षों के दौरान मतलब 2017 एंड 2018 बोथ द ईयर्स यू विल कैलकुलेट, ओके। और कौन सी कंपनी की बात की गई है, सॉरी कौन सी दुकान की बात की गई है, तो बोला गया है सी, यानी कि आप इसको और इसको लोगे, और फिर बोला गया है ई, यानी कि आप इसको और इसको लोगे, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 75 और 80, तो पहले सी का डेटा है तो पहले आप सी की वैल्यू लिखोगे। तो 75 और 80 अनुपात ई के लिए कितना है, 85 और 90, 85 और 90। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना हो गया, 8 और 8 16, 1 कम 15, ठीक है। और ये कितना हो गया
5 और 9 9 18 और 1 कम 17, ठीक। तो 155 और 175, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 31:35। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 35:31 भी आ रहा है, तो ये नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये आंसर तब निकालते हैं जब वो सी और ई को सी और ई ना लेके ई और सी ले लेंगे। तो पहले आपको फोकस करना है, पहले किसकी बात की जा रही है, सी की। तो आप सी का डेटा पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर ये सी का डेटा है और ये ई का डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से 31:35 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी बड़े टेबल से डायरेक्ट काटते आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता छोटे टेबल से काटो, लेकिन सही काटो। गलत करोगे तो अपना नुकसान खुद करोगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक और पैराग्राफ है आप सभी के लिए, जिसमें कुछ आपको ईयर्स दिए गए हैं, लाइक 1997, 8, 9, 2000, 2001 एंड 2002। ये आपको कुछ ईयर्स दिए गए हैं और ये उनका डेटा है जो कि क्या बता रहा है। तो दिस डेटा शोज कि टीवी सेट की बिक्री के ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है कि कहीं पे टीवी जो सेट हैं उनको बेचा जा रहा है और उनका ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। लाइक 1997 में वो 48,000 है, 1998 में वो 40,000 है, और सिमिलरली फर्दर ईयर्स यहाँ पे उनकी एक्सपेंडिचर को बता रहे हैं टीवी सेट के, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन ने ये पूछा है कि 2001 से 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, ठीक। मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात हो रही है, तो कैसे करोगे 2001 से 2002 में। तो 2001 18,000 और 2002 40,000। तो आपसे पूछा है कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ, तो 40,000 में से आप कितना घटा दोगे, प्रीवियस डेटा दैट इज 18,000, ठीक है। और कंपेयर किससे कर रहे हो, 2001 से, तो 18,000 से भाग दोगे, और इनटू परसेंटेज की बात है तो 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो दिस विल बी ये तो 000 एज इट इज, 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 100, ठीक है। तो 3 0 से 1 2 3 0 तो ये कट गए, और जब आप 18 से 220 में भाग दोगे तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपके ऑप्शन जो हैं वो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक। 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और ये 00, ठीक है। अब आप 9 से भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ठीक, 9 2 ज़ा 18, फिर 9 2 ज़ा 18, बट डेसिमल में आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली अब आप 115% तो लगाओगे नहीं, 122 के नियर बाय 128 तो लगाओगे नहीं, 118 पीछे तो जाओगे नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 122% होल वैल्यू आप ले लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 122%, ठीक है। कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम डीआई में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें लेके चलना होता है, तो ये तब इजी हो जाता है जब नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं होता। अगर नन का ऑप्शन है तो फिर आपको ये अप्रॉक्सीमेशन आपका वहाँ पे फॉलो नहीं होता, ठीक। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि लगभग कितना होगा या अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या होगी, तब आप नन ऑफ द अबव के ऑप्शन को अवॉइड करके इस तरीके का अगर आंसर आ रहा है तो आप 122 के साथ जा सकते हैं, ठीक। अगर नन का ऑप्शन नहीं है तो भी हम यहाँ पे जाते दिख रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बिना लिखे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर खेल आपका अप्रॉक्सीमेशन का होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपकी अप्रॉक्सीमेशन भी आपका अच्छा होगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन इज कि द सम ऑफ सेल्स ऑफ टीवी सेट इन द ईयर, अभी वही क्वेश्चन है, उसी के अंदर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1999
और ईयर 2001 में इज इक्वल टू द सेल्स ऑफ विच ईयर। मतलब ये कि 1999 ये है, इसका डेटा कितना है 30,000, और 2001 ये है, इसका डेटा कितना है 18,000। तो इनका जो वो है द सम ऑफ सेल्स, तो इन दोनों का जो सम है वो इनमें से कौन से ईयर, इनमें से मतलब ऑप्शन में से कौन से ईयर के सेल की बिक्री के इक्वल है। तो सिंपल इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो आप देखेंगे 30,000 और 18,000 को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 48,000, और 48,000 किसकी वैल्यू है 1997 की, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1997। तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, अगर ये डेटा डेसिमल में नहीं है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप वर्बली इसको काउंट कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा भी डाउट अगर आपको हो कि आपने सही जोड़ा या घटाया है या नहीं, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अपने पेन का रफ करने का यूज़ करें, ठीक। एकदम हड़बड़ी आपको नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किन 2 वर्षों के बीच, बिटवीन विच 2 years चेज द रेट ऑफ टीवी सेट्स वॉज मिनिमम। मतलब ये कि किन 2 वर्षों के बीच टीवी सेटों का जो रेट ऑफ चेंज था, ठीक, रेट ऑफ चेंज था वो क्या था, मिनिमम था। तो अब हर सालों को मत देखने लगना, ऑप्शन देखो 1998 और 1999 को अगर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन ने बोला है कि मिनिमम 1998 और 1999 इनको आप चेक करो तो ये है आपका 30,000 और ये है आपका 40,000। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो ये है आपका 10,000 का अंतर है। आपको ये बताना है किन दोनों सालों के बीच मिनिमम था। तो वो कैसे पता चलेगा मिनिमम था या ज़्यादा था, ये पता चलेगा उनके डिफरेंस से, ठीक है, इसीलिए हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 1999 और साल 2000, तो ये हो गया आपका 1999 और ये हो गया आपका साल 2000। तो आप जब इन दोनों को चेक करोगे तो इनका अंतर कितना आ रहा है, तो इनका अंतर आ रहा है भाई ये 30,000 है, 25,000 है, तो इसका अंतर आ रहा है 5,000, ठीक है। अब आप अगला देख लीजिए, अगला है 1997 और 1998। तो 1997 और 1998 इन दोनों के जब आप अंतर को चेक करोगे तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 8,000। ओके, तो अभी तक तो हम अगर देखें तो 5,000 की तरफ हमारा आंसर जा रहा है। आगे और आप चेक कर लीजिए, एक और साल गिवन है 2001 और 2002 के बीच। तो 2001 और 2002 18,000 और 40,000, जब आप इनका अंतर देखोगे तो वो कितना है, तो भाई ये तो है 22,000, तो ये तो ज़्यादा है। तो आपसे तो कम की बात की गई है ना। तो कम आपका कौन है, कम आपका है 5,000। और 5,000 किन 2 सालों के डिफरेंस की बात है, तो 5,000 है 1999 और साल 2000, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाना है। इसमें जस्ट बिकॉज मिनिमम पूछा है, मिनिमम, ठीक, न्यूनतम यानी कि मिनिमम पूछा है, तो हम मिनिमम के बेसिस पे आंसर कर रहे हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि किन 2 ईयर्स के बीच टीवी सेट का जो सेल का डिफरेंस है वो ज़्यादा था, तो ज़्यादा पूछ लेता, अगर सेम ऑप्शन होते और ज़्यादा पूछ लेता तो आपका आंसर हो जाता कौन सा, साल 2001 और 2002, यानी कि ऑप्शन डी, जब मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में पूछता। मिनिमम पूछा है तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी कि कैसे क्या क्वेश्चन हमारे डीआई में आते हैं। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता डीआई कि आप ना कर पाओ। अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी है, ठीक है, रेशो परसेंटेज वगैरह में आपकी कमांड है, तो डीआई आप आराम से कर लोगे, ठीक है। बस दिक्कत तब आती है कि जब क्वेश्चन को आप ढंग से रीड ना करो, इंस्ट्रक्शन को आप अवॉइड करो, सीधे चार्ट और क्वेश्चन देखो कि पूछ क्या रहा है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि आपका टाइम ले लेगा। अगर कैलकुलेशन आपकी 1000 लाख टन में पूछ ली जाए तो आप वहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे। और एक बात आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो ये है कि यूनिट आपकी अगर वर्ड्स में लिखी गई है
तो आप वर्ड्स में लेके चलेंगे, उसकी पूरी लाख करोड़ आप जीरोस नहीं लगाते चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन कैसे हैं दैट इज ऑल्सो डिपेंड, ठीक। और अगर आपके ऑप्शन वर्ड्स की यूनिट में लिखे हैं तो भी आपको बहुत ईजी होगा। और मैक्सिमम टाइम इसमें यूनिट बड़ी होती हैं, 1000 लाख टन वाली, करोड़ों वाली, तो आपको वहाँ पे उसको वर्ड फॉर्म में लेके चलना है और होल वैल्यूज कैलकुलेट करते चलनी है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, और यहाँ के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं डेफिनेटली आप उसको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करें कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।